डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने भारतीय दंड संहिता के प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ये श्रृंखला जो है आपकी ये मध्य बिहार एपीओ के लिए काफ़ी उपयोगी होगी और उसके बाद जो भी आप परीक्षा देते हो पीसीएसजे, एचजेएस, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगी। जो प्रमुख समस्या स्टूडेंट से हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि सर मेंस के सवाल की फ्रेमिंग कैसे की जाए और उसका सटीक आंसर कैसे लिखा जाए। तो उस चीज़ को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आप यहाँ पे समझिएगा। देखिए कि प्रश्न हमारा जो है वो क्या है, आपराधिक दायित्व के तत्व के रूप में आपराधिक मनः स्थिति यानी कि मेंसरिया, आपराधिक मनः स्थिति यानी कि मेंसरिया की व्याख्या कीजिए। क्या आपराधिक मनः स्थिति कठोर दायित्व के अपराधों के लिए सुसंगत होती है? विवेचना कीजिए। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न में आपके पास दो खंड हैं। पहला खंड ये है कि हमें मेंसरिया को डिफाइन करना है, मेंसरिया क्या है, मेंसरिया क्या होती है। दूसरा फिर इसका है कि ये मेंसरिया का जो रोल है वो अपराधों के लिए कहाँ तक सुसंगत होता है, यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहाँ तक इस पर एप्लीकेबल होती है, यानी कि रिलेवेंट होती है। वो देखना है क्या ये उसके लिए अपवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे कठोर दायित्व के अपराधों के लिए सुसंगत होती है, ये देखना है। और विवेचना कीजिए। जो टैलेंडर वर्ड जो होते हैं, जिसको पिछले शब्द कहते हैं, ये विवेचना किया लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न को लिखने का एक बड़ा व्यापक क्षेत्र दे दिया जाता है कि आप विवेचना करिए, करते रहिए। लेकिन वहाँ पे आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, आपको अपने पेज का ध्यान रखना है, आपको अपने समय का ध्यान रखना है। इन सब को दृष्टि में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। तो यहाँ पे इसकी जो सिनॉप्सिस हम बना रहे हैं, देखिए 4 बिंदुओं में आपके सामने आ रही है। पहला बिंदु है दुराशय यानी आपराधिक मनः स्थिति यानी मेंसरिया की उत्पत्ति एवं विकास, पहला है। दूसरा जो है वो है दुराशय एवं संविधिक अपराध यानी कि मेंसरिया एंड स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस क्या होते हैं वो दिया गया है। तीसरा जो है दुराशय के अपवाद दिया गया है, जो यहाँ पे दूसरा वाला है। दुराशय के अपवाद यानी एक्सेप्शनल ऑफ मेंसरिया यानी कठोर दायित्व का सिद्धांत यहाँ पे। फिर तीसरा भारतीय दांडिक विधियों में दुराशय की प्रवर्तनीयता यानी कि मेंसरिया हमारे इंडियन पिनल कोड में कहाँ कहाँ पर प्रभावी है या कहाँ कहाँ पे ये हमको मिलती है और कहाँ पे नहीं मिलती है, इस चीज़ को देखा जाएगा। इस तरह से ये पूरे प्रश्न की जो फ्रेमिंग है ये आप लोगों ने देख लिया। ये आपका, इसको सिनॉप्सिस भी आप बोल सकते हो। ये पूरे प्रश्न का आपके जिस्ट है। अब इसमें हम प्रवेश करते हैं, इसकी एक एक हेडिंग को देखते हुए हम लोग चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व की जितनी भी विधिक प्रणालियां हैं, विश्व की जितनी भी विधिक प्रणालियां हैं, उन सभी प्रणालियों में ये एक सिद्धांत बहुत दिनों से प्रतिस्थापित है कि बिना दुराशय के यानी बिना मेंसरिया के कोई भी अपराध अस्तित्व में नहीं आ सकता है। कहने का मतलब कोई भी अपराध नहीं होता है जब तक कि उसके पीछे आपका दुराशय ना हो, यानी आपका बुरा आशय ना हो या आपकी आपराधिक मनः स्थिति ना हो। यहाँ पे देखिएगा एक शब्द आप लोग समझ लीजिएगा, दुराशय को आपराधिक मनः स्थिति भी बोलते हैं और इसको मेंसरिया भी बोलते हैं। दुराशय भी बोलते हैं, मनः स्थिति भी बोलते हैं और मेंसरिया भी। तीनों वर्ड एक है, इसमें से कोई भी एक वर्ड प्रयोग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि विश्व में कोई भी ऐसी विधिक प्रणाली नहीं है जिसमें इस मेंसरिया के बिना आपको अपराधी घोषित किया जा सके। इसके जो एक्सेप्शन है वो नीचे दिए गए, कहाँ पे होगा वो हम लोग अभी बात देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इस मेंसरिया की उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में हमें ये देखना है कि सबसे पहले सबसे पहले कोक ने मेंसरिया के बारे में क्या कहा था। मेंसरिया के बारे में इन्होंने ये कहा था कि जैसा मैंने अभी कहा
कि बिना आपराधिक आशय के यानी दुराशय के कोई भी अपराध नहीं होता है। तो इन्होंने उसको किस मैगजीन में एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिट्रिया यानी कि एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिट्रिया। यानी इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपका मस्तिष्क दूषित नहीं होगा, जब तक आपका मन दूषित नहीं होगा, तब तक आपका अपराध नहीं होगा। ये एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिट्रिया, ये एक्चुअली में कोक ने इसको यहाँ पे दिखाया हमें, लेकिन ये जो मैगजीन है ये आपके आगस्टीन के एक मैगजीन में छिपी हुई थी। जो उनकी जो मैगजीन थी, आगस्टीन की जो मैगजीन थी, उसमें यह था कि रियम लिंगम, यहाँ पे रियम लिंगम वर्ड यूज किया गया था, रियम लिंगम वर्ड यूज किया गया था। लेकिन मध्यकाल में वो रियम लिंगम वर्ड जो था वो आपका लैप्स हो चुका था, समाप्त हो चुका था। उसके बाद इस चीज का जो एप्लीकेशन हुआ, यानी कि इस मैगजीन का जो एप्लीकेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो आप देखिएगा। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे हुआ है। वो सबसे पहले आपका यूज किया गया है जस्टिस लॉर्ड अरविंजर के द्वारा आर बनाम अलाडे केस में, आर बनाम अलाडे केस में, आर वर्सेस अलाडे वाद में जस्टिस अरविंजर ने इस बात को प्रूफ किया कि जब तक आपका मन दूषित नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता है। ये एक पुरानी विधि है और ये पुरानी विधि बहुत दिनों से चली आ रही है। इसको लॉर्ड केयन्स ने ये कहा कि ये जो युक्ति है, यानी ये जो मैगजीम है आपकी, ये प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस अर्थात आंग्ल विधि में एक सिद्धांत के रूप में काम करती है। और बात सत्य भी है कि जब तक आपका मन दूषित नहीं होगा तब तक आप अपराधी नहीं होंगे। इसी को शमसुल हुदा महोदय ने प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कही। उन्होंने ये कहा कि ये जो सामान्य आशय है आपका, ये उतना ही पुराना है जितना कि हमारी आपराधिक विधि पुरानी है। अर्थात इस चीज की जो स्टेबिलिटी है, यानी कि एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिट्रिया, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में वेल एस्टेब्लिश्ड हो गई थी। इसको एक प्रकार से मान्यता प्रदान कर दी गई थी। और ये अब दुराशय के आधार पे हम मुकदमों का फैसला करने लगे, यानी कि किसी भी वाद में हम दुराशय को पहले चेक करते कि दुराशय है कि नहीं है। अगर दुराशय है तो वो व्यक्ति दोषी है, और अगर दुराशय नहीं है तो वो व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता है। इसी तरह इसी के संदर्भ में एक जो परिभाषा यानी इसको परिभाषित करने के लिए हाल महोदय ने एक बात कही कि मना स्थित का जो अर्थ है, मना स्थित का अर्थ जो है वो दोषपूर्ण कृत्य करने के आशय, दोषपूर्ण कृत्य करने के आशय और सहगामी आवश्यक तत्वों के ज्ञान से है। सहगामी आवश्यक तत्वों के ज्ञान से कहने का मतलब है कि हमारा मन दोषी है और उस दोष के साथ साथ जो चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं, लगी हुई है, उन सब तत्वों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तभी हम ये माना जाएगा कि आपका जो आशय था वो गलत था, और गलत आशय था तो आप दोषी जरूर होंगे। इसके बाद जो इसकी दूसरी हेडिंग, आप ये पहली हेडिंग का आपका आंसर इतना सा था कि आपराधिक मना स्थित की उत्पत्ति कहाँ हुई। जस्टिस कोक महोदय के मैगजीन से शुरू हुई, जिसको आगस्टीन महोदय के मैगजीन से इन्होंने लिया था, और वो आर बनाम अलाडे के केस में जस्टिस अरविंजर ने उसको
स्थापित यानी मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपका है, वो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि दुराशय तथा संविधि अपराध, यानी दुराशय तथा संविधिक अपराध, यहाँ पे जो एस्टिट्यूटरी ऑफेंस है। अब यहाँ पे ये देखा गया कि क्या इसको वेल एस्टेब्लिश तो ये हो गया कोर्ट में, क्या इसके पीछे हमारे यानी इस सिद्धांत के पीछे क्या हमारे पार्लियामेंट्री फोर्सेस है, यानी पार्लियामेंट्री का कोई बल है या पार्लियामेंट्री कोई इंस्टीट्यूट है इसके पीछे कि ये ऐसे ही स्थापित हुआ। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इंग्लैंड में और भारत में दोनों देशों में लागू होता, लेकिन दोनों देशों में लागू होने की स्थिति में इसमें दोनों में विरोधाभास है। भारत में इस संविधि को संसद की मान्यता नहीं है, यानी कि संसद में इसको संस्तुति नहीं प्रदान की, और संसद की संस्तुति के बिना संवैधानिक अपराधों में विरचना के माध्यम से संवैधानिक यानी संविधिक अपराधों में विरचना यानी कंस्ट्रक्शन के माध्यम यानी जैसे जैसे केस आए उनको हम लोगों ने देखा और देखने के बाद उस पर जो फैसले आए उन्हीं के आधार पे हम इसको मान्यता प्रदान आगे करते चले गए, लेकिन संसद के द्वारा इसको कोई मान्यता नहीं प्रदान की गई। और इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में इसको आर बनाम प्रिंस और क्वीन बनाम टॉल्सन दो केसों के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। और आर बनाम प्रिंस और क्वीन बनाम टॉल्सन के दोनों केसों में से एक केस का आप उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों को लिखोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे आर बनाम प्रिंस का जो केस था, आर बनाम प्रिंस का, वो आप सभी लोगों को आर वर्सेज प्रिंस के मामले में क्या बात थी आपको पता होगा कि एक 16 वर्षीय लड़की को प्रिंस महोदय ने उसके पिता के संरक्षण से ये समझ कर कि वो 18 वर्ष की है अपने साथ फुसला कर उसको ले गया और उसको अपने साथ रखा, और रखने के दौरान उसके पिता ने FIR करवाई, यानी उसके पिता ने शिकायत की, और शिकायत के बाद उसकी छानबीन हुई। बाद में वो दोनों लड़के और लड़की यानी प्रिंस और जो लड़की थी वो दोनों पकड़े गए। पकड़ने के बाद मामला कोर्ट के सामने गया। कोर्ट में जस्टिस ब्लैकबर्न महोदय थे। उन्होंने जस्टिस ब्लैकबर्न महोदय ने ये कहा कि ऐसे मामलों में, अब यहाँ पे ऐसे मामलों में ये कहा कि जिनमें लोक कल्याण या जन सुरक्षा आदि का प्रश्न अंतर्निहित होता है, वहां पे आन्वयिक दुराशय का सिद्धांत लागू होगा, यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिव यहाँ पे मेंसरिया का सिद्धांत लागू होगा, तथा वास्तविक आशय या जानकारी ना होते हुए भी आप अपराधी को दंडित कर सकते हैं या अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। यहाँ पे प्रिंस ने कहा था कि हमें नहीं पता था कि ये लड़की 16 वर्ष से कम आयु की है, जबकि वो लड़की वाकई में देखने में बताते हैं कि लगती थी वो 16 वर्ष से ज़्यादा की। जैसा लड़की ने भी कहा कि मैं 18 वर्ष की हूँ। तो यानी कहने का मतलब प्रिंस को यहाँ पे कंफ्यूज किया गया और प्रिंस उस बहकावे में आके उसको लेके साथ में चला गया। चलिए ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं कि आपको बहकावे में आ गए, आप 18 वर्ष की समझ के ले गए, आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, आपका दुराशय नहीं था। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जरूर होती है, वो जो आपको अपराध में फंसाने के लिए पर्याप्त है, वो ये है कि जैसा कि वहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट 1861 का लॉ है, जिसकी धारा 55 है, वहाँ पे उस किसी भी लड़की को जो 16 वर्ष से कम उम्र की है, यानी कि और अविवाहित को उसके पिता की आज्ञा के बिना उसके घर से बाहर ले जाना, यानी उसके पिता की आज्ञा के बिना उसके जो सीमा है या जो उसकी परिधि है या उसका जो घर है उससे बाहर ले जाना, वो आपको इस अपराध के तहत ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट 1860 के तहत आपको दोषी साबित करता। हम एक चीज़ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका दुराशय नहीं था। अब दुराशय कैसे नहीं था? आप किसी लड़की को अपने साथ ले जा रहे हो तो दुराशय तो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है आपका। ठीक है, आप ये करो नहीं, लड़की ने कहा, चलिए भाई वहां पे भी हम मान लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक एस्टैब्लिश जो लॉ है, उस लॉ के अगेंस्ट आपने कृत्य किया, यानी कि उसके माँ बाप की मर्जी के बिना आप उसको अपने साथ ले जाते हो।
यहाँ पे आप दोषी हो गए और आपको यहाँ पे सजा मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो मेंसरिया था, जो दुराशय था, वो आपका था और दुराशय होने के कारण आपको यहाँ पे दंडित किया गया। पहली चीज ये। दूसरी चीज यहाँ पे एक ये देखना है आपको कि क्या ये मेंसरिया जो होती है, क्या ये सभी अधिनियम में इनहेरेंट होती है, अंतर्निहित होती है? तो ये चीज हमने देखा कि सिराज बनाम रूडजन के केस में, सिराज बनाम रूडजन के केस में न्यायाधीश राइट ने ये बात कही, राइट ने सिराज बनाम रूडजन के केस में राइट ने ये बात कही कि प्रत्येक अधिनियम में जो मेंसरिया है वो इनहेरेंट होती है, यानी मना स्थिति अंतर्निहित होती है, जब तक कि इसको उसके प्रतिकूल सिद्ध ना कर दिया जाए। ठीक है। दूसरी विचारधारा एक दूसरे केस में आती है, हिप्स बनाम विंचेस्टर कारपोरेशन के केस में आती है, जिसमें न्यायमूर्ति कैनेडी महोदय ये कहते हैं कि अधिनियम की हमें शाब्दिक रूप से लिटरली व्याख्या करनी चाहिए कि कोई चीज स्पष्ट है, यानी कोई चीज स्पष्ट ना करे कि मना स्थिति आवश्यक है, यानी कि दोनों ही उसमें ये बात समझ में आ रही है, यानी कि व्याख्या करनी चाहिए लिटरली उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि मना स्थिति है या नहीं है, या आवश्यक है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए, यानी कहने का मतलब दोनों सिराज बनाम रूडजन के केस में और हिब्स बनाम विंचेस्टर कारपोरेशन के केस में, दोनों केस में दोनों न्यायाधीशों ने, एक ने खुले तौर पे कहा और एक ने इनहेरेंट तौर पे कहा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि दोनों ही मतों में मना स्थिति को विवेचित माना गया है कि किसी भी अपराध के पीछे मना स्थिति एक आवश्यक तत्व होता है, और वो आवश्यक तत्व है तो आप अपराधी घोषित हो गए और अपराध के लिए आपको सजा अनिवार्य रूप से मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा इसका जो तीसरा पॉइंट है आपका, वो ये है कि दुराशय के जो अपवाद हैं, वो जो दुराशय के अपवाद हैं वो क्या क्या है। तो दुराशय के जो अपवाद हैं, इसको अगर आप लोगों ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ा हो तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में इसको अच्छे से देखा जा सकता है। यानी कि कुछ मामले ऐसे जैसे पब्लिक न्यूसेंस होता है, उस पब्लिक न्यूसेंस में आपका दुराशय जरूरी नहीं होता है। और पब्लिक न्यूसेंस के बाद जो आपका होता है वो ये होता है कि जहाँ पे आप व्यापारण करते हो वहाँ पे भी आपका दुराशय देखना जरूरी नहीं है। जहाँ पे आप बाइगेमी करते हो वहाँ पे भी आपका दुराशय देखना जरूरी नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जहाँ पे करते हो वहाँ पे भी हमें आपका दुराशय देखना जरूरी नहीं है। जहाँ पे आप प्राइवेट लेवल करते हो वहाँ पे भी हम आपके दुराशय को नहीं देखेंगे और आपको पनिश कर देंगे। जहाँ पे आप एब्डक्शन करते हो, जहाँ पे आप किडनैपिंग करते हो, जहाँ पे आप स्टिट्यूटरी ऑफेंस करते हो, तो वहाँ पे हम आपको बख्शेंगे नहीं, हम आपको पनिश जरूर करेंगे। यानी वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि साहब ये फूड एडल्ट्रेशन हुआ है या मेडिसिन एडल्ट्रेशन हुआ है, साहब मेरा मेंसरिया नहीं था, पता नहीं किसने मिला के दिया हमें, हमने बेच दिया। तो वहाँ पे आप बच नहीं सकते, वहाँ पे आपका मेंसरिया नहीं देखा जाएगा, आपको माना जाएगा कि आप दोषी हो। प्राइवेट लेवल करते हो आप तो भी वहाँ पे आप दोषी दोगे। पब्लिक न्यूसेंस करते हो तो वहाँ पे भी ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी मना स्थिति थी या नहीं थी, मेंसरिया था या नहीं था। ये सब चीज़ें नहीं, यानी ये सब चीज़ें आपकी एक्सेप्शनल हैं, यानी अपवादिक हैं। अपवाद के तहत आप इनको 1 2 3 4 5 करके लिख दोगे तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। अगर उसमें कोई चीज़ आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे संविधिक अपराध होता है, जो संविधिक अपराध क्या होता है, स्टेटरी ऑफेंसेस जो होते हैं, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है, यानी कि दहेज निवारण संबंधी जो कानून है, उसमें आप ये प्ली नहीं ले सकते हो, ये बचाव नहीं ले सकते हो कि साहब इसमें मेरा मेंसरिया नहीं था दहेज लेने के पीछे, वहाँ पे आप बचोगे नहीं। इसी तरह आवश्यक वस्तु अधिनियम SC/ST क्रूरता अधिनियम 1989 के अंतर्गत भी आपको बचाव नहीं मिलेगा, यानी मेंसरिया का वहाँ पे आप बचाव नहीं ले सकते हो। अर्थात दुराशय का अपवाद आप वहाँ पे नहीं ले सकते हो, आपको माना जाएगा कि आपने अपराध किया है तो किया है और अपराध के लिए आपको पनिश किया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट जो इसका है वो ये है कि भारतीय दांडिक विधियों में दुराशय की जो प्रवर्तनीयता है, यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंसरिया टू इंडियन पेनल लॉज में जो है वो कौन सी है। तो भारत में जो आपराधिक विधि है देखिए वो तो संहिताबद्ध है,
है ना। लेकिन यहाँ पे क्लियर तौर पे मेंसरिया को इंडियन पेनल लॉ में नहीं रखा गया है। तो फिर ये काम कहाँ से करता है? ये काम अपना करता है भारतीय दंड संहिता के कुछ अपराध सावधानी पूर्वक परिभाषित किए गए हैं, जहाँ पे दुराशय को एक अपराध के लिए आवश्यक और निश्चित रूप से सम्मिलित किया गया है। वो कौन कौन से, जैसे कुछ वर्ड जैसे स्वेच्छा से, वायलेंटरली शब्द को माना जाता है कि यहाँ पे मेंसरिया आपका देखा जाएगा। डिसऑनेस्टली में आपका मेंसरिया देखा जाएगा। फिर इसके बाद आप नोइंगली, नहीं जानबूझकर कोई काम करते हो, वो देखा जाएगा। फ्रॉडुलेंटली करते हो, वो भी देखा जाएगा आपका। इसके बाद नेग्लिजेंटली करते हो, वो भी देखा जाएगा। रेकलेसली करते हो यानी कि विद्वेषपूर्वक करते हो, वो भी देखा जाएगा। मैग्नेंटली करते हो, वो भी आपका देखा जाएगा। करप्टली करते हो, यानी ये जो वर्ड आपके आईपीसी में आ रहे हैं, ये मेंसरिया को क्या कर रहे हैं? मेंसरिया को बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका मेंसरिया कैसा था, गलत था, अच्छा था, वहां पे आपको चेक करना होगा। अगर भ्रष्टतापूर्वक मैलिग्नेंटली अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपने गलत तरीके से काम किया, तो आपका मेंसरिया रहा होगा, तभी आपने ऐसा किया होगा। लेकिन कुछ सेक्शंस आईपीसी में ऐसे हैं जहाँ पे हमने मेंसरिया को प्रकट नहीं किया है, और वो अपराध आपके ऐसे हैं जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, राजद्रोह करना, व्यापहरण करना, अपहरण करना, जिसको हमने बताया था। यहाँ पे मेंसरिया के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। और सिक्कों एवं स्टाम्पों का कूटकरण करना, यहाँ पे भी कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है जिससे कि मेंसरिया यहाँ पे आपको शो करता हो। तो यानी ऐसे जहाँ पे मेंसरिया शो नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत देखते हैं। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपको सजा होगी, मेंसरिया रहा हो या नहीं रहा हो। तो डियर स्टूडेंट, आपका मेंसरिया से संबंधित ये जो 4 बिंदु थे, ये मेरे समझ से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आपकी जो शुरुआत होती है वो एक्टस नॉन फेसिट मेंसेट्रिया से शुरू होती है, यानी जब तक कि हमारा मस्तिष्क दोषी नहीं होगा, तब तक कि हमारे द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ